गुड आफ्टरनून। हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे एडवर्स ड्रग सिलेक्शन। एडवर्स ड्रग सिलेक्शन में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली था। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन डिफिशियंसी लीडिंग टू टेराटोजेनिसिटी इन द एनिमल्स। जो विटामिन डिफिशियंसी से जो ड्यूरिंग न्यू बर्थ चाइल्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। टेराटोजेनिसिटी हमने बताया था कि जब प्रेग्नेंट वोमेन जाती है तो उसको उनको मॉर्निंग सिकनेस से बचाने के लिए थैलोडामाइड दिया जाने लगा। इसके वजह से क्या होता था कि न्यू बॉर्न चाइल्ड में ढेर सारी एबनॉर्मलिटीज़ आने लगी थी। तो उस एबनॉर्मलिटीज़ को हम टेराटोजेनिसिटी बोलते हैं। तो जो विटामिन की वजह से क्या क्या हो सकती हैं न्यू बर्न चाइल्ड में, क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ आ सकती हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन विटामिन ए डिफिशियंसी। अगर विटामिन ए डिफिशियंसी होता है तो क्या हो जाएगा, क्लोमा ऑफ रेटिना एक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। इटोपिक यूथ्रेसिस डायफेलेसिस हर्निया, वेरियस सीएनएस डिफेक्ट, फ्यूज किडनी, क्या क्या हर्निया हो सकता है, रेटिना की प्रॉब्लम हो सकती है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम या डिफेक्टेड फ्यूज किडनी। बहुत से हमारे हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है और आँख की बीमारी हो सकती है ड्यू टू विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए की कमी से जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसमें क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ मैंने बताया। रेटिना की प्रॉब्लम हो सकती है, इसको बोलते हैं क्लोमा ऑफ द रेटिना। हर्निया, वेरियस सीवियस, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं सीवियस को, वेरियस सीवियस के डिजीज हो सकती है, और सीवियस डिफेक्टेड फ्यूज किडनी हो सकती है। विटामिन बी राइबोफ्लोविन डिफिशियंसी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक राइबोफ्लोविन कैटेगरी होती है। इसके डिफिशियंसी से क्या हो जाएगा, सर्टेन लॉन्ग बोन्स, जो हमारे लॉन्ग बोन है, जो लंबी हड्डी है, वो क्या हो सकती है, छोटी हो सकती है। टाउ, क्लेट, प्लेटलर, हाइड्रोप्लेसिस, हाइड्रोनेफ्रिक्सेसिस हो सकती है। सबसे पहले क्या होता है कि सर्टेन लॉन्ग बोन एंड मेडिबल फ्यूज रीफ, जो हमारे रीफ्स है, जो रीफ है, रीफ में फ्यूज हो जाएगा। फोलिक एसिड डिफिशियंसी में क्या होंगे, इट इज ए यूनिवर्सल tetrogen affect virtually every organ and system in body varying considerably with the time of treatment। तो फोलिक एसिड डिफिशियंसी से बहुत सी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, काफ़ी डिफरेंट आर्गन पे चीज़ें पड़ सकती हैं। इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा क्या आयरन फोलिक एसिड का डोज दिया जाता है। उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आयरन और फोलिक एसिड के टेबलेट कैप्सूल दिए जाते हैं। मेन रीज़न ये रहता है कि इसके वजह से जो न्यू बॉर्न बेबी है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ ना हो। दूसरी कैटेगरी होती है अगर विटामिन ए निकोटिनिक एसिड एक्सेस हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस एंड हाइपेटोजेनिक एक्सपेक्ट इन द रैट, माइस, रैबिट एंड चिक्स। अगर विटामिन ए रैट, माइस, रैबिट और चिक्स में होगा तो उसमें टेट्रोजेनिक इफेक्ट आएगा। अगर अब एंटी कैंसर की बात, एंटी कैंसर एजेंट है टेराटोजेंस। एंटी कैंसर में बहुत ढेर सारी कैटेगरी के ड्रग होती हैं। इसमें एक ड्रग होता है एल्काइलेटिंग एजेंट, एल्काइलेशन बोलते हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट जो एल्कली बढ़ा देता है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन मस्टर्ड, क्लोरम्ब्यूसिल एंड अदर। क्लोरम्ब्यूसिल हमारा एंटी कैंसर ड्रग होता है। इसके वजह से क्या हो सकती है, टेरोटोजेनिक इफेक्ट आता है। इसके वजह से
दूसरी जो कैटेगरी है एंटी कैंसर ड्रग की, प्यूरिन एंड पैरिमिडिन एनालॉग्स। इसके कैटेगरी में आता है 6 मरकैप्टोप्यूरिन। जो प्यूरिन पैरिमिडिन होता है, बेंजीन के जिंक होते हैं। इस बेंजीन जिंक का जो डेरिवेटिव्स होता है 6 मरकैप्टोप्यूरिन होता है, जो हम यूज करते हैं एज एंटी कैंसर, कैंसर की बीमारी में यूज करते हैं। और दूसरी इस कैटेगरी के ड्रग है फ्लोरोडिऑक्सी यूरोडीन, फ्लोरोडिऑक्सीयूरिडीन एंड अदर्स कैटेगरी की जो ड्रग हैं ये आती हैं। प्यूरिन एंड पैरिमिडिन एनालॉग आते हैं, ये एंटी कैंसर ड्रग होता है, इसका भी टेरोटोजेनिक इफेक्ट आता है। एक नेक्स्ट कैटेगरी होती है एंटी कैंसर की, जो नेक्स्ट ड्रग का नाम है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट क्या करेगा, इसके वजह से भी टेरोटोजेनिक इफेक्ट आते हैं। अब हम बात करेंगे कीमोथेरेपेटिक एजेंट एज टेराटोजेंस। अभी हमने एंटी कैंसर के जो ड्रग थे और टेरोटोजेंस बताया, उसमें क्या क्या बताया था। सबसे पहले बताया था क्लोरमब्यूसिन। ये क्या होता है, एल्काइलेंजिक एजेंट होता है और इसके वजह से भी रहता है। दूसरा हमने बताया था प्यूरिन एंड पैरिमिडिन डेरिवेटिव्स, प्यूरिन एंड पैरिमिडिन एनालॉग्स लाइक 6 मरकैप्टोप्यूरिन, प्रोडॉक्सीयूरिडीन एंड अदर्स कैटेगरी। और तीसरा हमने बोला था मेथोट्रेक्सेट। तो कीमोथेरेपी, इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी के ड्रग है वो कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट यूज किए जाते हैं कीमोथेरेपी में, और इस कीमोथेरेपेटिक एजेंट का भी हमारा टेराटोजेंस इफेक्ट आता है। टेराटोजेंस मीन हमने क्या बताया था, जो नए बच्चे पैदा होते हैं उसमें एबनॉर्मलिटीज रहती है। तो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स में हमारा टेट्रासाइक्लिन है, पेंसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एक्टिनोमाइसिन है, सल्फोनामाइड्स है। सल्फोनामाइड्स में सल्फेनालिमाइड्स एग्जाम्पल है, इसके वजह से हमारा टेरोटोजेनिक इफेक्ट आते हैं। इसके बाद आता है ड्रग इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी। ड्रग्स इन क्लिनिकल टॉक्सिसिटी में, टॉक्सिसिटी का मतलब हमने बताया था कि जनरली हम टॉक्सिसिटी को वर्ड साइंस में बोलते हैं पॉइजन। ड्रग हमारा जहर का काम कब करेगा, जब उसका कंसंट्रेशन हमारे शरीर में एक लेवल से बढ़ जाएगा। उसका कंसंट्रेशन जितनी हमको ज़रूरत है, उस ज़रूरत से अगर ज़्यादा हमारे शरीर में ड्रग है तो क्या बन जाएगा, उसकी टॉक्सिसिटी इफेक्ट आएगी। और टॉक्सिसिटी को हम जनरली साइंस में क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं। विच इज साइंस ऑफ द पॉइजनस। पॉइजनस आर द सब्सटेंस दैट काज हार्मफुल। जो भी पॉइजन होता है हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट आएगा, हार्मफुल इफेक्ट आता है हमारे शरीर का, उस पर उसका गलत इम्पैक्ट आता है, हार्मफुल इम्पैक्ट आता है। डेंजरस ऑफ टोटल सिम्टम्स एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग मेड ड्रग्स इन द लार्जर डोज एक्ट एज ए पॉइजन। जब भी हमारे ड्रग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसका क्या हमारे शरीर पे इम्पैक्ट आएगा कि वो एक्ट एज द टॉक्सिक या पॉइजन। तो हम इसके बाद पॉइजन का क्या करेंगे, क्लास डिफाइन करेंगे, कितने तरह के हमारे पॉइजन्स होते हैं, क्लासेस ऑफ पॉइजन। तो क्लासेस ऑफ पॉइजन में सबसे पहले हमारा कोरोसिव पॉइजन। कोरोसिव पॉइजन में क्या आता है, जो एसिड है, जो एसिड है वो सारे किस में आते हैं, कोरोसिव। आप लोग अगर कंटेनर उसके बॉटल पे या कंटेनर पे लेवल देखेंगे तो उस पर क्या लिखा रहता है, कोरोसिव का सिंबल बना रहेगा और वो एक एज पॉइजन। तो कोरोसिव पॉइजन में हमारा आता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं H2SO4, ऑक्जेलिक एसिड COH ट्वाइस, हम उसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, ये सब क्या है, कोरोसिव पॉइजन्स है। दूसरी हमारे पॉइजन्स की कैटेगरी आती है, उसको बोलते हैं इरिटेंट्स। इरिटेशन होता है जिसके वजह से हम उसको इरिटेंट्स बोलते हैं। इरिटेंट्स में हमारा आता है कोरोसिव डाइल्यूशन एक्ट इरिटेंट्स एंड काज पेन इन द एब्डोमेन एंड डायरिया। इसमें क्या होता है, जो हमारे कोरोसिव मटेरियल हैं, अगर हम उसको डाइल्यूशन कर दिए, उसमें पानी मिला दिए या उसका डाइल्यूशन हम कर दिए, तो डाइल्यूशन के बाद क्या होगा, वो इरिटेशन का होता है, उससे इरिटेशन होता है। तो इसके इरिटेंट्स में हमारे डिफरेंट बहुत सी कैटेगरी आती है। सबसे पहले हमारा आता है इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक कंपाउंड।
इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक कंपाउंड में सबसे पहले आ जाता है फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है? इनऑर्गेनिक नॉन मेटेलिक कंपाउंड जो आते हैं इरिटेंट्स में। क्लासेस ऑफ पॉइजन के किस कैटेगरी में आएंगे? इरिटेंट्स में आएंगे। हमने क्या बोला? फास्फोरस, ब्रोमीन एंड आयोडीन। दूसरा कैटेगरी है ऑर्गेनिक वेजिटेबल पॉइजन्स। ऑर्गेनिक वेजिटेबल पॉइजन्स में हमारा कैस्टर ऑयल सीड, कैस्टर ऑयल सीड हम बोलते हैं अरंडी का तेल जो गांव में होते हैं, उसको हम कैस्टर ऑयल यूज करते हैं एज ए लग्जेटिव। जो लग्जेटिव प्रोगेटिव कैथेटिक्स थ्री कैटेगरी आप लोग पढ़े हैं, उसमें कैथेलेटिक्स कैटेगरी में हमारा आता है कैस्टर ऑयल। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल पॉइजन्स में हमारा कैस्टर ऑयल सीड है, इरगट है, कॉटन ऑयल है, नट्स हैं, एलॉयज हैं। ये सब किस में आते हैं? ऑर्गेनिक वेजिटेबल पॉइजन्स के इरिटेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल पॉइजन्स। मैकेनिकल पॉइजन्स में आते हैं हमारे पाउडर ग्लास, हेयर स्पॉन्ज, डायमंड डस्ट। पाउडर ग्लास ये हमारे मैकेनिकल पॉइजन्स हैं जो इरिटेशन कॉल करते हैं। पाउडर ग्लास में क्या रहता है? बहुत फाइन ग्लास के पाउडर रहते हैं। और हमारे डायमंड्स के जो स्पॉन्स हैं, जो इस डायमंड्स डस्ट है, वो भी क्या होता है? वो भी आता है इरिटेंट कैटेगरी के पॉइजन। नेक्स्ट हमारा आ गया, पहला हो गया करोसिव पॉइजन्स, दूसरा हो गया इरिटेंट। थर्ड कैटेगरी आती है न्यूरोटिक्स। न्यूरोटिक्स क्या होता है? न्यूरोटिक्स हमारा मेनली वर्क करता है वो हमारा जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन और न्यूरॉन्स आते हैं, उसको बोलते हैं सीएनएस। तो न्यूरोटिक्स में क्या होता है कि जो सीएनएस पे वर्क करता है, सीएनएस पे ही वो पॉइजन करता है। दिस पॉइजन प्राइमरी एक्ट ऑन द सीएनएस। इसके वजह से क्या होता है? सीएनएस पे हमारा जो इसका इम्पैक्ट आएगा, जिसके वजह से हमारा मेन सिम्टम्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पॉइजन्स इंक्लूड्स हेडेक, ड्राउसीनेस, ग्रेडीनेस, कोमा, पेशेंट कोमा में जाएगा, और समटाइम्स पैरालिसिस। अगर न्यूरोटॉक्सिस होते हैं तो हमारा पेशेंट कोमा में भी चला जाएगा, बहुत बार उसको पैरालिसिस हो जाएगा, या उसका हेडेक, ड्राउनीनेस, ग्लिडीनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी डिफरेंट कैटेगरी आती है। पॉइजन्स हैवी स्पेसिफिकेशन ऑफ सेरिब्रम, जो हमारे सेरिब्रम पे वर्क करता है, सेरिब्रम पे अगर वर्क करेगा तो सबसे पहली कैटेगरी आती है एल्कोहल। दूसरा होता है एल्कोहल में हमारा एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल, मेथाइल अल्कोहल और डिफरेंट जो भी एल्कोहल्स हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसके बाद आता है हमारा अदर क्लोरोफार्म, क्लोरल हाइड्रेट, बार्बिचुरेट्स। ये क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं, न्यूरोटिक्स कैटेगरी में आते हैं। न्यूरोटिक्स में हमने सबसे पहले बताया न्यूरोटिक्स क्या होते हैं कि जो हमारे सीएनएस का मतलब हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे ये डायरेक्टली वर्क करते हैं। तो अगर हमारा न्यूरोटिक्स ज़्यादा है, न्यूरोटिक्स ज़्यादा होने पे पेशेंट बहुत बार कोमा में चला जाता है और उसको पैरालिसिस हो जाती है। तो इसमें हमने पॉइजनस हैविंग स्पेसिफिकेशन ऑन सेरिब्रम में हमने सबसे पहले क्या बताया? मैं बोला था इसमें कैटेगरी थी एल्कोहल एंड अदर क्लोरोफार्म। एल्कोहल और अदर क्लोरोफार्म हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइजन्स एक्टिंग स्पेशली ऑन द स्पाइनल कार्ड। जो हमारे स्पाइनल कार्ड है उस पर जो पॉइजन उसका इफेक्ट आता है, जो उसका वर्क आता है, सबसे पहले ड्रग की नाम आती है नक्स वोमिका एंड एल्कोलाइडस जेनेसिलियम। नक्स वोमिका और जो दूसरी एल्कोलाइडल नक्स वोमिका आप लोग पढ़े होंगे उसमें फार्माकोग्नोसी में, और जेनेसिलियम, ये हमारे वर्क करते हैं स्पाइनल कार्ड और स्पाइनल कार्ड पे। दूसरी कैटेगरी हमारी आती है पॉइजन्स एक्टिव पेरिफेरली, कार्नियम और इस पे वर्क करता है। तो ये हमारे न्यूरोटॉक्सिस थे।
हमारे जो पॉइजनिंग के तो क्लासेस ऑफ पॉइजन हो गए, इसके बाद आता है पॉइजनिंग की क्या कैटेगरी होती है। सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट वर्ड आता है कि जहाँ पे हमको सडनली, अगर हम बोलते हैं कोई एक्यूट डिजीज है तो हमको तुरंत हुआ। और क्रोनिक मतलब पुराना, कोई पुरानी बीमारी है, बहुत दिनों से है, हम उसको बोलते हैं क्रोनिक। जो सडनली होता है, तुरंत होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट। तो एक्यूट पॉइजनिंग क्या होगा? सिम्टम्स अपीयर सडनली शोन आफ्टर कंजप्शन ऑफ द पॉइजन। जैसे किसी ने पॉइजन लिया और तुरंत उसका इफेक्ट आने लगता है, तुरंत आया, तो हम उसको बोलते हैं एक्यूट पॉइजनिंग। सिम्टम्स अपीयर सडनली सून आफ्टर द कंजप्शन ऑफ द पॉइजन। The symptoms rapidly increase in severity and are followed by the death or recovery of poisons. Can be detected in the ingested food, medicine of fluid and vomit, urine of stool of the victim, stool of the victim. तो हमारा जो एक्यूट पॉइजनिंग है, तो जैसे एक्यूट पॉइजनिंग लेते हैं तो तुरंत उसका फर्क इम्पैक्ट आता है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो सडनली बढ़ने लगता है, तुरंत ही बढ़ने लगता है। तो बढ़ते बढ़ते क्या होता है, या तो कोई पेशेंट की डेथ हो जाएगी, या तो पेशेंट रिकवर करेगा, पेशेंट बचेगा। तो कैसे बचाया जाएगा? जो उसने पॉइजन लिया या पॉइजन जो खाया है, उसको पॉइजन को निकाल दिया जाए, उसके शरीर से बाहर निकल जाए। तो अगर कुछ खाया है तो कैसे बाहर निकलेगा? या तो उल्टी कर दे, उसको वोमिट कर दे, या कुछ उसके एंटीडोट दे दिया जाए, या कुछ ऐसे ड्रग दे दिया जाए जिसका उसका इफेक्ट कम हो जाए, या उसको यूरिन हो जाए, पेशाब के रास्ते सारा निकल जाए, या स्टूल कर दे, या लैट्रिन के रास्ते सारे ड्रग हो, जो भी पॉइजन लिया वो बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले एक्यूट में क्या है कि सिम्टम सडनली दिखता है। जैसे पॉइजन लिया, उसका सिम्टम सडनली अपेयर होता है, तुरंत अपेयर हुआ, और वो सिम्टम्स बढ़ने लगता है। और बढ़ते बढ़ते क्या होगा? पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, कोमा में भी जा सकता है, या पेशेंट बच भी सकता है। तो पेशेंट तभी बचेगा जब उसके शरीर से जो पॉइजन लिया है वो सारा पॉइजन शरीर से बाहर निकल जाए। दूसरा आता है शरीर से पॉइजन बाहर कैसे निकलेगा? या तो वो वोमिट कर दे, वोमिट कुछ ऐसा दे दिया जाए, जो भी फूड लिया है, या उसको फूड कुछ खिला के उसको उल्टी करा दिया जाए, या कुछ उसको मेडिसिन दे दिया जाए, कुछ मेडिसिनल फ्लूइड दे दिया जाए जिससे वो वोमिट कर दे, या उसका यूरिनेशन बढ़ जाए, या उसका स्टूल बढ़ जाए, वो पेशाब करके बाहर निकाल दे, लेटरिन से बाहर निकाल दे, या उल्टी करके बाहर निकाल दे। दूसरी पॉइजनिंग कैटेगरी होती है क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग में क्या होता है? जो सिम्टम्स होता है, जो पॉइजनिंग का जो भी सिम्टम्स है, वो देर में डेवलप होता है। सिम्टम्स डेवलप मोर ग्रेजुअली, काफ़ी टाइम के बाद वो डेवलप होता है। देयर इज एन एग्रेशन ऑफ द सिम्टम्स आफ्टर द सस्पेक्टेड फूड, मेडिसिन और फ्लूइड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या होता है कि जो भी क्रोनिक पॉइजनिंग है वो सिम्टम्स बाद में आता है, या काफ़ी टाइम से उन्होंने फूड लिया है, मेडिसिन लिया है, और सिम्टम्स देर में आता है। इसमें क्या होता है कि जो सिम्टम्स है, रिमूवल ऑफ द पॉइजन आर यूजली माइलिसिस, प्रोमेसिस हेल्थ एंड इंक्रीजिंग कोसिस। तो इसमें क्या होता है? जीआईटी इरिटेशन शुड बी एक्वस। हेलो, हेलो, कौन सा? ठीक है, नहीं क्लास ले रहा था, मैं फ़ोन करता हूँ। इसके बाद हमारा आता है क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग में हमारा सिम्टम्स लेट से आते हैं। तो इसमें क्या होता है? जीआईटी इरिटेशन होता है, और जो भी सस्पिशियस
होमिसाइडल पॉइजनिंग है वो बाहर निकाला जाता है। तो हमारे पॉइजनिंग के दो हो गया, एक्यूट और क्रोनिक। तो अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की, जनरल ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा पॉइजनिंग में। सबसे पहले क्या होगा कि जो जनरल ट्रीटमेंट आप पॉइजनिंग में, रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द सिस्टम। जो पॉइजन लिया है वो शरीर में अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ है तो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल दिया जाए, जो उसके वहाँ से हटा दिया जाए। तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिमूवल ऑफ द अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन फ्रॉम द सिस्टम। अगर किसी ने ओरली ले लिया है, अगर उसके पेट में अभी है और वो हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो वहाँ से स्टमक से सबसे पहले क्या करेंगे, वो हम हटा देंगे। ठीक है। इसके बाद आता है यूज ऑफ एंटीडोट्स। जो पॉइजन है उस पॉइजन का कुछ एंटीडोट्स होते हैं, और वो एंटीडोट्स जब दिए जाते हैं तो पेशेंट का पॉइजनिंग से बच जाता है। एंटीडोट्स दिए जाते हैं, हर ड्रग हर पॉइजन का एक एक एंटीडोट होता है, उसकी वजह से पॉइजन का जो इम्पैक्ट होता है वो कम हो जाता है। तीसरा स्टेप क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ द एब्जॉर्ब पॉइजन। जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो गया है पॉइजन, उसको हम शरीर से बाहर निकालें, उसको एलिमिनेट कर दें, उसको बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ द एब्जॉर्ब पॉइजन। और चौथा पॉइंट आता है ट्रीटमेंट ऑफ जनरल सिम्टम्स। जो भी साइन सिम्टम्स है उस पॉइजन की वजह से जो पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, मान लो कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, पाइपेट दिया जाता है कि वो सांस ले सके। उसका अगर फीवर बढ़ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जो सिम्टम्स की प्रॉब्लम है, उस साइन सिम्टम्स का क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है।